नवंबर 1990 को इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत कायम हो गई। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठा लिया। जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान, मौलाना समीउल हक समेत मजहबी क़यादत का ख्याल था कि नवाज शरीफ हमारे बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। एस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि चूँकि नवाज शरीफ को हमने वज़ीर आज़म बनवाया है, लिहाजा वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, जबकि नवाज शरीफ को ये ज़ोम था कि मैं अपनी मकबूलियत पर वज़ीर आज़म बना हूँ। मैं हूँ हाशिम इब्न अली। आप देख रहे हैं ट्रिपल एच हेल्थ हिस्ट्री बाई हाशिम। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। कराची के नज़दीक हब पावर स्टेशन एक बहुत बड़ा मंसूबा था। कौमी ख़जाने में इतने पैसे ना थे कि इस मंसूबे को मुकम्मल किया जा सके। इसी दौरान वफाकी शरई अदालत से सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया, जिसके मुताबिक मरकज़ और सूबे वो तमाम मंसूबे रोक दें जिसमें सूद का अमल दखल हो। अगर इस फ़ैसले पर अमल किया जाए तो बहुत से मंसूबे छोड़ने पड़ते थे, और अगर अमल ना किया जाए तो इत्तेहादी साथ छोड़ते थे। अब गाँव में बिजली लाएँ या हुकूमत बचाएँ। नवाज शरीफ ने ज़राए तरक्याती बैंक के ज़रिए वफाकी शरई अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारी की मदद से हब पावर स्टेशन का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाता है, जो कि 1300 वाट से ज़ायद की बिजली फराहम करता है। लोड शेडिंग के खात्मा के लिए वापडा का बजट 12 अरब से 23 अरब कर दिया जाता है, जिससे बिजली की पैदावार में 36% इजाफा होता है। 1990 में बिजली की पैदावार 7700 मेगावाट से बढ़कर 1993 में 10,600 मेगावाट हो जाती है। करप्शन, ज़रूरत से ज़ायद मुलाजमीन की भर्ती और मज़दूर यूनियनों की हड़ताल की वजह से सरकारी इदारे ठप होकर रह गए थे। इस मौका पर नवाज शरीफ ने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया और कहा कि इससे होने वाली आमदनी से बैरूनी कर्ज़े अदा करेंगे, दिफा को मजबूत करेंगे, सोशल सेक्टर, एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करेंगे। प्राइवेटाइजेशन भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी के बिल्कुल बरअक्स था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी भरपूर मुखालफत की। अपोजिशन सड़कों पर आ गई। मजदूर यूनियन ने हड़तालों का ऐलान कर दिया। निजकारी पॉलिसी अपनाई गई। कौमियाई गई सनतें वापस कर दी गईं। फ्री मार्केट इकानमी को फ़रोग़ दिया गया। 50 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ और 2 बैंक प्राइवेटाइज किए गए। ये वो पॉलिसी थी जो बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ दौर में भी जारी रही, क्योंकि इससे मईशत में तेज़ी से बेहतरी आई। अंटार्कटिका, जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ का राज रहता है। 1990-91 में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जिन्ना एंटार्कटिक रिसर्च सेंटर कायम किया। पाकिस्तान दुनिया का 37वां और इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क था जो वहाँ पर रिसर्च कर रहा था। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर तेल चोरी का इल्ज़ाम लगाकर हमला कर दिया और उस पर कब्ज़ा कर लिया और कुवैत को अपना 19वां सूबा करार दे दिया। इराक उस वक़्त एक बड़ी फ़ौजी और सनदी ताकत थी। उसके पास स्किड मिज़ाइल और कीमियाई हथियार वाफिर मिकदार में मौजूद थे। अमेरिका ने सऊदी अरब की हिमायत में फ़ौज उतार दी और 34 ममालिक ने सऊदी अरब का साथ देने के लिए अलायंस बना लिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हिमायत में फ़ौजें रवाना कर दी। इराक ने अपने हमसाया मुल्क ईरान से भी एक तवील जंग की थी। उस वक़्त अमेरिका और बरतानिया इराक के इत्तेहादी थे। इराक के जहाज़ों पर अमेरिका का झंडा लगता था। इस दौरान 34 ममालिक के अलायंस ने इराक की ईंट से ईंट बजा दी। जमीयत उलमा पाकिस्तान हुकूमती ताज से अलग हो जाती है। मौलाना अब्दुल सत्तार न्याज़ी इस्तीफ़ा दे देते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक हैरान कुन बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि इराक अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम साबित होगा। इस तरह ये तासुर फैला कि हुकूमत ने आर्मी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सदर सद्दाम के ख़िलाफ़ फ़ौजें रवाना की हैं। नवाज शरीफ दौर में लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का काम शुरू किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी कायम की गई। सिंध में 50,000 हारियों में 3 लाख एकड़ ज़मीन तकसीम की गई। पीली टैक्सी रोज़गार स्कीम शुरू की गई। टेलीफोन कनेक्शन की तादाद 9 लाख थी।
نواز شریف نے اس پروسیس کو انتہائی آسان بنا دیا اور یہ کنیکشن کی تعداد بڑھ کر 17 لاکھ تک جا پہنچی۔ پریسلر ترمیم کے ذریعے امریکہ نے پاکستان پر جو پابندیاں عائد کی تھیں اس کی وجہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام تھا، جس پر نواز شریف نے ایک خوددار لیڈر کی حیثیت سے یہ جواب دیا کہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف کے سامنے جب یہ تجویز آئی کہ معیشت کی بہتری کے لیے منشیات کی اسمگلنگ کو حکومتی سطح پر جائز قرار دے دیا جائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ نواز شریف کسی صورت میں بھی مرزا اسلم بیگ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے لیے جو 3 نام سامنے آ رہے تھے ان میں جنرل حمید گل، جنرل شمیم عالم اور جنرل آصف نواز جنجوعہ تھے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کو نواز شریف بالکل پسند نہ تھے، لیکن صدر مملکت غلام اسحاق خان نے آصف نواز کو ہی آرمی کی کمان دے دی۔ نواز شریف کے صدر، چیف آف دی آرمی اسٹاف مذہبی جماعتوں سے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے اور بے نظیر بھی وطن واپس آ چکی تھیں اور وہ صدر غلام اسحاق خان سے ملاقات کر چکی تھیں۔ 8 جنوری 1993 کو آصف نواز جنجوعہ انتقال کر گئے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم سے مشورہ کے بغیر چیف آف دی آرمی اسٹاف تعینات کرنے کی ٹھان لی، جس پر نواز شریف نے مستعفی ہونے کی دھمکی دی۔ تب عبدالوحید کاکڑ کو چیف آف دی آرمی اسٹاف لگا دیا گیا، جبکہ نواز شریف سینیئرٹی کے لحاظ سے موجود لیفٹیننٹ جنرل رحم دل بھٹی کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنانا چاہتے تھے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے خطاب کے دوران جب پاکستان پیپلز پارٹی نے گو بابا گو کے نعرے لگائے تو حکومتی پارٹی نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اسی طرح غوث علی شاہ کی قیادت میں 8ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے نواز شریف نے کمیٹی قائم کر دی۔ نومبر 1993 میں صدر غلام اسحاق خان کی مدت ختم ہونے والی تھی۔ نواز شریف ان کو دوبارہ صدر مملکت بنانے کے لیے تیار نہ تھے۔ مذہبی جماعتوں نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ MQM نے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ تو اس موقع پر صدر مملکت غلام اسحاق خان نے خطاب کیا اور کہا، میرے عزیز ہم وطنوں، عدالت نے نواز شریف اور اس کی حکومت کو بحال کر دیا، لیکن یہ معاملات آگے نہ بڑھ سکے اور آخرکار جنرل وحید کاکڑ کے فارمولہ کے تحت نواز شریف اور صدر اسحاق خان دونوں کو گھر جانا پڑا۔